इजरायल और हमास के बीच घोषित युद्ध विराम के बावजूद गाजा पट्टी में हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो पाए हैं। ताज़ा घटनाक्रम में इजरायली सेना ने शुक्रवार को पूर्वी गाजा सिटी के जैतून इलाके में एक रिहायशी क्षेत्र को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक कर दी। जी हाँ, यह हमला अस्कुला जंक्शन के पास स्थित एक 3 मंजिला इमारत पर किया गया। हमले के तुरंत बाद इलाके में आग लग गई, धुआं आसमान दिखाई दिया। इस दृश्य से स्थानीय आबादी में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि इजरायली सेना की ओर से अभी तक इस कार्रवाई को लेकर विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सैन्य सूत्रों का दावा है कि जिस इमारत को निशाना बनाया गया वहां से हमास से जुड़े आतंकी नेटवर्क की गतिविधियों की जानकारी थी। हालांकि यह घटना ऐसे समय पर घटित हुई जब अमेरिका प्रशासन ने जनवरी महीने में यह घोषणा की थी कि युद्ध विराम समझौते का दूसरा चरण शुरू है। इस दूसरे चरण के तहत गाजा से इजरायली सेना की अतिरिक्त वापसी, मानवीय सहायता में बढ़ोतरी और पुनर्निर्माण कार्यों की शुरुआत शामिल है। अमेरिका और कतर की मध्यस्थता में हुए इस समझौते को क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। युद्ध विराम लागू होने के बाद भी सीमित सैन्य कार्रवाइयां, ड्रोन गतिविधियां, हवाई हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ये वजह है कि समझौते की शर्तों के पालन और उसके दीर्घकालिक स्थिरता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में शुरू हुई इजरायली सैन्य कार्रवाई 1 साल से अधिक समय तक चली थी। यह अभियान हमास द्वारा किए गए बड़े आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें इजरायल के सैकड़ों नागरिक भी मारे गए थे। उसके बाद इजरायल ने हमास के सैन्य ढांचे को पूरी तरीके से खत्म करने का संकल्प लिया था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस संघर्ष के दौरान करीब 72,000 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, 1,71,000 से अधिक लोग घायल हुए। वहीं संयुक्त राष्ट्र का आकलन है कि गाजा के लगभग 90% बुनियादी ढांचे को या तो भारी नुकसान पहुंचा है या वो पूरी तरह तबाह हो चुका है। स्कूल, अस्पताल, सड़कें और आवासीय इमारतें बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई। बात करें तो युद्ध विराम के बाद भी हिंसा के आंकड़े चिंता का विषय हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का यह भी दावा है कि इस अवधि में, यानी युद्ध विराम वाले अवधि में, इजरायली कार्रवाइयों में 574 लोगों की अलग से मौत हुई और 1518 से अधिक लोग घायल हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर यह बहस तेज हो गई है, क्या युद्ध विराम वास्तव में जमीन पर लागू हो पाया या नहीं। इजरायल का पक्ष यह है कि जब तक हमास अपने हथियार नहीं डालता, बंधुकों की रिहाई पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं करता, हम मारते रहेंगे। इजरायली सुरक्षा एजेंसियां बार बार ये दोहरा रही हैं कि किसी भी संदिग्ध आतंकी गतिविधियों पर कार्रवाई उनका अधिकार और जरूरत दोनों है। फिलहाल स्थिति यह है कि गाजा पट्टी में तनाव बरकरार है। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देशों की नजरें हालातों पर टिकी हैं। आगे की घटनाएं और कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं तय करेंगी कि युद्ध विराम टिकता है या एक बार फिर से हालात टकराव वाले ही दिखाई देंगे। हमले के बाद दहशत में स्थानीय लोग किस प्रकार से निशाने पर इमारत थे, तो आपने देखा किस प्रकार से हमास सक्रिय है, ये दावा इजराइल का, और ये कहना भी कि जब तक हथियार नहीं डालेंगे तब तक हम मारते रहेंगे, फिर चाहे कोई भी युद्ध विराम क्यों ना हो। कुछ इस प्रकार से चेताया है हमास को इजराइल ने। पश्चिम एशिया की राजनीति में एक बार फिर से तनाव और कूटनीतिक हलचल तेज है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौतों को लेकर हुई बातचीत का पहला दौर किसी ठोस नतीजे के बिना खत्म हुआ। ओमान की राजधानी मस्कट में इस अहम बैठक में जहां एक तरफ उम्मीदें जुड़ी थीं, वहीं दूसरी तरफ नतीजा ना निकलने से हालात जटिल होते दिख रहे हैं। मस्कट में हुई इस बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने लंबी चर्चा की। बैठक का मुख्य फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रहा। हालांकि कई घंटों की बातचीत के बावजूद किसी भी तरह की सहमति या ठोस रोड मैप सामने नहीं आ सका। ये वजह है कि बातचीत के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रुख और सख्त नजर आया। बताते चले कि बैठक बेनतीजा रहने के बाद ट्रंप ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान डील करना चाहता है, इसलिए अमेरिका उसे थोड़ा समय दे रहा है। इसी के साथ ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि अगले हफ्ते अमेरिकी टीम फिर से ईरानी नेताओं के साथ बातचीत करेगी। हालांकि सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने आर्थिक मोर्चों पर दबाव बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने उन देशों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया जो ईरान से किसी भी तरह का सामान या सेवाएं आयात करते हैं।
इसके लिए उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी हस्ताक्षर कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि यह कदम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। बताते आपको ये भी चलें कि ईरान की तरफ से इस पूरी बातचीत को लेकर अपेक्षाकृत संयमित प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं दूसरी ओर ईरानी नेतृत्व का कहना है कि मस्कट में हुई बातचीत एक सकारात्मक शुरुआत है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने स्पष्ट किया है कि बातचीत में केवल परमाणु मुद्दे पर ही चर्चा हुई। उन्होंने ये भी दो टूक कहा है कि अमेरिका के साथ किसी अन्य विषय को बातचीत का हिस्सा नहीं बनाया गया। दरअसल अमेरिका और इजरायल लंबे समय से चाहते हैं कि ईरान सिर्फ परमाणु कार्यक्रम ही नहीं बल्कि अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी रोक लगाए। इसके अलावा ईरान द्वारा क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों को दिए जा रहे समर्थन को लेकर भी अमेरिका और इजरायल नाराज। लेकिन ईरान पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो सिर्फ परमाणु मुद्दे पर ही बातचीत करेगा। किसी अन्य एजेंडे पर समझौता करने के लिए ईरान की राजधानी तेहरान तैयार नहीं है। जानकारी के अनुसार मस्कट में हुई बातचीत के दौरान ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का बचाव किया। ईरान का कहना है कि उसका यूरेनियम संवर्धन पूरी तरीके से नागरिक उपयोग के लिए है। तेहरान लंबे समय से दावा करता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और किसी भी तरह के सैन्य इस्तेमाल के लिए नहीं है। अमेरिकी प्रतिबंध उसके लिए तर्क को समझते हैं, हालांकि संदेह अभी भी बना हुआ है। इस पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया में खाड़ी देशों की नज़र भी बनी हुई है। कतर समेत कई खाड़ी देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के इस प्रयास का स्वागत किया है। कतर का कहना है कि उसको उम्मीद है कि ये बातचीत आगे चलकर एक बड़े व्यापक समझौते का रूप लेगी। ऐसा समझौता जो न सिर्फ अमेरिका और ईरान बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के लिए सुरक्षा और स्थिरता लेकर आए। अमेरिका से आई बड़ी कूटनीतिक खबर ने दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। जी हां, अब उसी खबर की बात होगी। दरअसल भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क संयुक्त तौर पर घोषित किया। लेकिन इस आर्थिक समझौते से ज्यादा चर्चा में है अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस यानी USTR द्वारा एक आधिकारिक नक्शा जारी किया गया। इस नक्शे में अमेरिका ने पूरा जम्मू कश्मीर क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा दिखाया है। अक्साई चीन भारत का हिस्सा दिखाया है। इसमें पाकिस्तान अधिकृत POK और चीन के कब्जे वाला वो अक्साई चीन का हिस्सा भी स्पष्ट तौर पर भारत का दिखाया है। ये वजह है कि ये मैप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बताते चलें कि अब तक अमेरिका और कई पश्चिमी देश अपने आधिकारिक नक्शे में POK को अलग रंग विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाते हैं। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के कुछ हिस्सों को डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा भी जाता रहा है यूएस की तरफ से। लेकिन इस बार ट्रंप प्रशासन के दौर में जारी इस मैप ने भारत की क्षेत्रीय अखंडता को पूरी तरह मान्यता दे दी है। हालांकि ये साफ नहीं किया गया है कि ये कदम जानबूझ कर उठाया गया या अनजाने में, लेकिन रणनीतिक जानकार इसे भारत के पक्ष में एक बड़ा कूटनीतिक संकेत मान रहे हैं, क्योंकि भारत हमेशा से कहता रहा है कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है, इस पर कोई समझौता हम नहीं करेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर विवाद की जड़ें 1947 के भारत विभाजन से जुड़ी हैं। उस समय जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसके शासक राजा महाराजा हरि सिंह थे। जनसंख्या मुस्लिम बहुल थी, लेकिन रियासत को यह अधिकार था कि वो भारत या पाकिस्तान में से जहां चाहे वहां विलय कर सकता है। इस दौरान उन्होंने ये तय किया कि हम अलग रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान समर्थित कबायली मिलिशिया ने कश्मीर पर हमला किया। उस समय महाराजा हरि सिंह के पास ज़्यादा कुछ था नहीं लड़ने के लिए। भारत से सैन्य मदद उन्होंने मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बना। भारत ने सेना भेजी, लेकिन युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से पर तब तक कब्जा कर लिया था जब तक भारतीय सेना पहुंची उससे पहले ही। यही इलाका बाद में POK बन गया, जिसको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। भारत का रुख तब भी साफ था और आज भी साफ है कि वो हिस्सा जो धोखे से कब्जा किया गया, हमला करके कब्जा किया गया, भारतीय सेना की गैर मौजूदगी में, वो भारत का अभिन्न अंग है। भारत POK को पाकिस्तान का अवैध कब्जा मानता है और उसे वापस लेने की बात भी करता है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अभी 5 फरवरी को ही बयान दिया था। उसने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का आधार है। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर विवाद का समाधान केवल UNSC के प्रस्तावों के जरिए संभव है। ऐसे में अमेरिका द्वारा जारी किया गया नक्शा पाकिस्तान के लिए एक सख्त राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश है। ये संदेश न सिर्फ सीमाओं को लेकर है बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती स्वीकार्यता को भी दर्शाता है। यानी कुल मिलाकर एक व्यापार समझौते के साथ आया ये नक्शा कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को नए सिरे से परिभाषित करता दिख रहा है।